आज हम आपके बारे में बात करने वाले हैं। एज़ यू ऑल नो कि स्मार्ट वेल्थ हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अ प्रॉपर्टी डिवीज़न। हमने ट्विन मेड प्रोफेशनल्स के नाम पे प्रॉपर्टी डिवीज़न चालू किया है और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। तो थैंक यू हमें बहुत आपने बेस्ट विशेस दी और आज आप हमारे साथ हैं। अभी आई वुड लाइक टू वेलकम आवर पार्टनर मिस्टर पंकज लोढ़ा। मैं एक थोड़ा ब्रीफ करती हूँ उनके बारे में, तो आपको सबको पता चल जाएगा कि पंकज जी क्या है। He is a director of Nirlon Housing India Private Limited, and we have joined hands with Pankaj ji and we are presenting this particular project in front of you. He is certified financial risk management professional, also an MBA finance and a computer engineer. ये सब होते हुए he also has worked with Oracle, Infosys, Citibank, etc. He was there in Tokyo, Japan for तो आप सोचेंगे कि ये सब फील्ड से how come he has come to a real estate? Because real estate is his not just passion but also a family business. Since 2008 पंकज जी पालघर में अपना रियल एस्टेट बिजनेस संभाल रहे हैं। उनके कंपनी के पास ऑलमोस्ट 100 एकर्स का लैंड बैंक है इन पालघर, which they have converted into residential, commercial and industrial complex. उनका ड्रीम है ये करना। Plus affordable housing is nothing less than the best quality is his company's ideology. All the residential units of Nirlon Housing are PMAY आवास योजना के अंतर्गत वो है। तो ऐसे वेरी वेल एजुकेटेड एंड एंथुजियास्टिक पंकज जी आज हमारे साथ है, जो हमारे पार्टनर है इन द प्रॉपर्टी। तो पंकज जी आज हम आपको सब क्वेश्चंस पूछेंगे जो ऑलरेडी हमारे दर्शकों ने हमारे पास भेजे हैं। तो इसके पहले मैं एक थोड़ा आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में इफ यू कैन थ्रो लाइट ऑन। Sure, thank you so much, Priya ji. Thank you for the warm welcome. आप लोग सब लोगों का मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। प्रेजेंटेशन का अपने को श्रेया जी, हाँ जी, वो प्रेजेंटेशन के हिसाब से जाएं कि आई कैन जस्ट स्टार्ट ऐसे? एनीथिंग एज यू। ओके, सो मैं पहले जैसे श्रेया जी ने बताया, हम लोग निर्लॉन हाउसिंग करके कंपनी चला रहे हैं पालघर में, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ लैंड बैंक जहाँ पे हम लोग अभी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसमें से मेजॉरिटी हमारे पास में जो प्रोजेक्ट्स है वो सब प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लीकेबल है। ये हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंतर्गत ये हम लोग सब लोग बना रहे हैं। इसमें से वन ऑफ द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड निर्लॉन सिरीन, जो पालघर स्टेशन से अराउंड 4.5 किलोमीटर्स पे है। शिरगांव बीच जो पालघर में काफी पास में आता है, वो सिर्फ 2 किलोमीटर पे है। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने इसको एक छोटा प्रोजेक्ट रखा है, तो इसमें हम लोगों ने अराउंड 27 फ्लैट्स रखे हैं और 11 शॉप्स है इस प्रोजेक्ट के। इसके अंदर 1 BHK भी है, 1 रूम किचन भी है, जिसके अंदर 1 BHK में कारपेट एरिया लगभग 400 के आसपास है। बिकॉज वी बिलीव एक अगर हम लोग किसी को घर बना के दे रहे हैं तो उनके लिए, एक पूरी फैमिली के लिए इनफ एरिया होना बहुत जरूरी है। लॉट ऑफ बहुत दूसरे डेवलपर्स भी हैं जो 350-325 का कारपेट एरिया में भी कर देते हैं, लेकिन हम लोगों का एक फिलॉसफी हमेशा रहा है कि एक क्वालिटी और दूसरा स्पेशियस चीजें हम लोगों को, क्योंकि घर एक ही बार लिया जाता है और उस घर को चाहे जो भी रहना चाहे उसके अंदर स्पेस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बच्चे वहीं पे खेल के बड़े होते हैं। तो उस भावना के साथ में हम लोग ये सब घर बनाते हैं विथ आवर हार्ट इनसाइड इट। हम लोगों के हर एक प्रोजेक्ट में लगभग 50% का जगह ओपन एरिया में हम लोग छोड़ते हैं, जिससे गार्डन का एरिया आ सके, पार्किंग का इनफ स्पेस हो सके, मिल सके लोगों को।
जैसे कंपेयर करें अगर हम लोग बॉम्बे को और पालघर को, तो पालघर में आज उतना डेवलपमेंट, आज अभी जितना डेवलपमेंट हम लोगों ने देखा है लास्ट 4 इयर्स में, इट इज ट्रेमेंडस। 2015 में पालघर को एक जिला घोषित कर दिया गया था, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट नाउ। सो डिस्ट्रिक्ट के साथ में उन लोग वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। गवर्नमेंट के ऑफिस बहुत बने हैं, आज वहाँ पे खुद का कलेक्टर ऑफिस है, वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है, बिकॉज इट इज डिस्ट्रिक्ट इन इटसेल्फ। जो में आप देख रहे हो जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, सेम चीज पालघर में हुआ है। और पालघर एज अ नॉट एज अ डिस्ट्रिक्ट बट एज अ तालुका में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। लॉट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैव कम देयर, more than 10,000 families we are हेलो। पंकज जी ऑडिबल है सबको? Ma'am, he is not there. He is rejoining. शायद हाँ, नेटवर्क में इश्यू हो गया होगा। तो साक्षी, यू कैन जॉइन पंकज जी अगेन। तब तक मैं आप सबको ये बताऊं कि यू मस्ट बी वंडरिंग कि हमारा एक जो डिसीजन है कि हमको प्रॉपर्टी में भी चालू करना है, ये कहाँ से आया? एज यू ऑल नो कि वी हैव बीन टेकिंग डिफरेंट सेशंस इन मेनी ऑफ द कॉर्पोरेट्स। स्मार्ट वेल्थ और मेरा पूरा टीम, हम लोग कई कॉर्पोरेट्स में जाके हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत हम अवेयरनेस फैला रहे थे। तब हमें ये समझ में आया कि कई लोगों के लिए प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। तो कई लोगों ने हमें बताया कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इंश्योरेंस करते हो, म्यूचुअल फंड करते हो, इक्विटी करते हो, लोन्स करते हो, मेडिक्लेम करते हो, तो आपको प्रॉपर्टी भी करना चाहिए क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी भी रिक्वायरमेंट है। तो वहां से एक थॉट आया कि क्यों ना हम प्रॉपर्टी में भी एंटर करें। और हमने ट्विन मेट के नाम पे प्रॉपर्टी में वी हैव एंटर, और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। तो यस, वी हैव गॉट पंकज जी बैक। यस पंकज जी, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था ऑडियो। सो यस, यू कैन टेक इट ओवर। ओके, आई एम सॉरी, ओके। सो जैसे मैं बता रहा था, कमिंग बैक हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, सो वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ एंड हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में ये सब प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च करने की ट्राई किया हाउसिंग फॉर ऑल में। आवाज आ रहा है मेरा? यस। ओके। तो इसमें हम लोगों ने कैसे किया है, हम लोगों ने बॉम्बे स्टाइल के पूरे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बनाने का ये ट्राई किया है। जो हम लोगों को फैसिलिटीज बॉम्बे के यहाँ मिलती है, हम लोगों का फिलॉसफी ऐसा रहा है कि कुछ चीजें इज अ नीड एंड इट इज नॉट लग्जरी, जो लोगों को चाहिए नहीं चाहिए उसका ऑप्शन देना चाहिए। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ चीजें उनकी नीड है, जैसे सेपरेट ड्रिंकिंग वाटर का आना चाहिए, फुल्ली ऑटोमेटेड एलिवेटर रहना चाहिए, अपनी सोसाइटी बहुत अच्छी रहनी चाहिए, डबल चार्ज टाइल्स रहने चाहिए अपने इसके अंदर, good electrical fittings for years to come, UV मशीन, गीजर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो हम लोग अपने प्रोजेक्ट में हम लोग देते हैं। ब्रांड निर्लॉन को हम लोग किसी भी तरह से वी मेक श्योर दैट वो ब्रांड को हम लोग कभी भी नीचे ये ना लेके जाया जाए। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ हमारे निर्लॉन सीरीन प्रोजेक्ट का। पालघर के बारे में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो पालघर एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया था इन अगस्त 2014। बाद में उसके पास ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पोटेंशियल रहा है। तो उसने उन लोग जो 5 साल में गवर्नमेंट ने जितना वहां पे ध्यान दिया है और उन लोगों ने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाला है, दैट
is benefiting all of us because हम लोग 2008 से पालघर में investment कर रहे हैं with land and construction and everything. So commutation from and to Mumbai is also very easy. Local trains are there, your highway is there. एक नया वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है. There's going to be बुलेट ट्रेन जो बहुत जल्दी चालू हो जाने वाला है. उसका पूरा का पूरा लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी काम चल रहा है. हम लोगों की भी बहुत सारी लैंड इसके अंदर बुलेट ट्रेन में भी पार्ट ऑफ आवर लैंड हैज गॉन, तो उसका कॉम्पनसेशन और सब ये आ जाता है. वडोदरा एक्सप्रेस वे में भी हम लोगों की एक लैंड बीच में आ रही है, तो वो सब प्रोजेक्ट्स आर गोइंग रियली गुड, जहाँ पे वी कैन सी द प्रोग्रेस. एडिशनली देयर इज समथिंग कॉल्ड दहानू में एक गांव है, वाधवा पोर्ट वहां पे आ रहा है, एंड दे आर कनेक्टिंग दैट वाधवा पोर्ट टू मुंबई थ्रू कोस्टल रोड. जो कोस्टल रोड का जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली वो दहानू तक ये पूरा बढ़ने वाला है, और वो अगर यूज करेंगे तो 1 आवर के अंदर अंदर मे बी 50 मिनट्स में दे आर सेइंग थ्रू योर व्हीकल कोस्टल रोड से बोरीवली को वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे. सो दिस इज द पोटेंशियल दैट वी आर लुकिंग फॉर पालघर एज अ तालुका. एंड पालघर जिला तो बहुत ही बड़ा है. जॉब अपॉर्चुनिटीज एवरी डे बढ़ते जा रही हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर. वर्किंग पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख है वहाँ पे. So self-sustaining Palghar is creating jobs every day. नया jobs पूरा आते जा रहा है. जितने ऑफिसेज अभी लगभग हम लोगों को 100 ऑफिसेज गवर्नमेंट के वहाँ पे नए आ रहे हैं. सो यू कैन ऑलवेज सी पोटेंशियल कि वहाँ पे कितने अपॉर्चुनिटीज और लोगों को मिलने वाले हैं. सोशल एमिनिटीज में अगर मेरे प्रोजेक्ट के बारे में हमारे प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम लोग कुछ बात करें तो आसपास पे 3 किलोमीटर्स के एरिया में आपको सब मिल जाएगा. हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट, स्टेशन आपको 4 किलोमीटर्स पे आ रहा है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी टॉक अबाउट. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मेसी वाला जो कॉलेज रहता है, शॉपिंग सेंटर है, मूवी थिएटर्स है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, रिटेल मार्केट्स में डी मार्ट है, बिग बाजार इज कमिंग नियर बाय. तो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ पालघर लाइक एनीथिंग. टूरिज्म में अगर बात करूं तो केलवा बीच, माहिम बीच, शिरगांव बीच एंड अ लॉट ऑफ फोर्ट्स एंड एवरीथिंग इज देयर. तो फ्यूचर प्लानिंग जैसे गवर्नमेंट ने करके रखा है, इट्स अ प्लान्ड स्मार्ट सिटी दैट जो महाराष्ट्र सीएम ने अनाउंस किया था, एंड गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस पूरा सिडको के प्लानिंग में बन रहे हैं. सो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल ओवरऑल अगर मैं पालघर की बात करूं तो. एंड दैट इज द रीजन हम लोगों ने कंसंट्रेशन पूरा पालघर में किया हुआ है. हम लोगों के प्रोजेक्ट्स दूसरी जगह पे भी आने वाले हैं, लेकिन हम लोग पालघर को एक स्पेसिफिक रीजन से ये कर रहे हैं इतने सालों से, क्योंकि हम लोगों को वो टाइम पे भी पता था कि ये अलग डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है और इसका पोटेंशियल काफी अच्छा है. इट इज बेसिकली अगर उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी देखेंगे पालघर का एज अ डिस्ट्रिक्ट, वो गुजरात और महाराष्ट्र को एडजॉइनिंग है, वो पूरा बीच में आ रहा है हमारे लिए. तो जो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली का जो अपना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, उसमें बीच में पालघर का एक बहुत बड़ा रोल जो फ्यूचर में हम लोग देख रहे हैं वो आने वाला है. नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हम लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोग जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट में स्कीम्स करते हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना बेसिकली अपना गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला था जिसके अंदर 3 या 4 टाइप्स ऑफ स्कीम्स थे. इसके अंदर CLSS करके एक स्कीम था विच इज क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम. ये सब्सिडी स्कीम में हम लोग डायरेक्टली कस्टमर को बेनिफिट दे सकते हैं, इसलिए ये स्कीम निकाला गया था. तो आज के इस मीटिंग का मेन एजेंडा अपना जो है वो ये CLSS प्रधानमंत्री आवास योजना का स्कीम है. तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, एंड देन मे बी श्रेया जी एंड आप लोग जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे उस हिसाब से हम लोग आंसर कर सकते हैं. तो प्रधानमंत्री आवास योजना का ये जो स्कीम है उसके अंदर टोटल 4 टाइप्स के उन्होंने ऑप्शंस रखे थे. तो EWS कैटेगरी, जिसको हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी बोलते हैं. फिर एक है लो इनकम ग्रुप जो LIG जिसको बोलते हैं. MIG है, MIG 1 मिडिल इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप 2. ऐसे करके 4 कैटेगरीज में गवर्नमेंट ने इस पूरी स्कीम को, CLSS स्कीम को डिवाइड कर दिया था. इन चारों स्कीम्स के अंदर 4 प्री रिक्विजिट्स हैं. 4 प्री रिक्विजिट्स मतलब इन 4 कंडीशंस को अगर हम लोग फुलफिल कर रहे हैं तो ही एक कस्टमर ये या एक आदमी या उनका परिवार इसमें एप्लीकेबल है प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट में. तो प्रधानमंत्री आवास योजना बेनिफिट में एकदम ओवरऑल अगर आप लोगों को बताऊं तो इट इज बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से
हमारे लोन अकाउंट में 2,35,000 से लगा के 2,67,000 तक का पैसा हमारे अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है हमारे लोन अकाउंट में। तो इसके प्री रिक्विजिट्स अब क्या है मैं बताता हूँ। एक, कि वो जो फैमिली है उनका दूसरे पूरे इंडिया में कोई पहले से कोई घर नहीं होना चाहिए, वो भी पक्का घर। अगर हमारे गांव में कच्चा घर है हमारा, इट विल नॉट बी काउंटेड एज अ हाउस। मेरे ख्याल गवर्नमेंट ऑफ हम वन बाय वन जाते हैं, बिकॉज इतनी पूरी इंफॉर्मेशन शायद लोगों को तुरंत समझ में नहीं आएगी, एज एन आई एम गेटिंग द क्वेश्चंस। सो एज यस यू राइटली सेड, क्यों हम घर चुना, इसका बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया। कई सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या आपके पास सिर्फ पालघर ये ऑप्शन है, तो मैंने बोला कि नहीं, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, पर हमारे हिसाब से जो पालघर एक मतलब जो आपको इन्वेस्टमेंट जो पालघर में मिलेगा, वो आपको कहाँ पे भी दूसरी जगह पे नहीं मिल सकता है। सो सेकेंडली, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, व्हाट इज प्रधानमंत्री आवास योजना, एलिजिबिलिटी भी आपने एक्सप्लेन की कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। उसका अगर स्लाइड आप दिखा सकते हो तो कई सारे लोग can take the picture of that particular eligibility. Okay. क्योंकि हर एक का एलिजिबिलिटी, तो जो लोग ये स्लाइड देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, और एल्स गूगल एंड चेक योर एलिजिबिलिटी। मोटा मोटा अगर बात करें तो 0 से लेके 18 लाख तक जिसका इनकम है वो सब लोग एलिजिबल है। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका पहला होम होना चाहिए। पंकज जी, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। Yes, yes, good, correct एकदम। तो if you have that particular screen, if you can share. Host might have to share the rights with me, तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा, या फिर जो होस्ट है अगर if they can also share their screen, और मेरा प्रेजेंटेशन ऑलरेडी उनके पास है तो ओके। तब तक मैं आप लोगों को बताऊं कि नंबर 1 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका इनकम बैठता है कि आप क्या इनकम कैटेगरी में आते हो। नंबर 2 में कंपल्सरी एक ह्यूमन बैकग्राउंड में कुछ आवाज है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। ओके। कई लोगों ने बोला हमें लोन नहीं लेना है, तो वो आप आवास के अंदर नहीं आ सकते, आपको कंपलसरी लोन लेना पड़ेगा। फोर्थ क्राइटेरिया इज आपको जो सब्सिडी गवर्नमेंट से सीधे लोन अकाउंट में मिलती है, वो बिल्डर को या मतलब हमें या डायरेक्ट परचेसर को नहीं जाती। पंकज जी, अप्रोक्सीमेट टाइम क्या लगता है गवर्नमेंट से ये सब्सिडी आने के लिए? जैसे ही हमारा एप्लीकेशन लोन का प्रोसेस होने के बाद में जो लोन का अपने एग्रीमेंट है कस्टमर के पास में मिलके बैंक के पास पहुंचता है, तो बैंक अप्लाई कर देता है। आफ्टर द बैंक एप्लीकेशन जाने के बाद 4 महीना अप्रोक्सीमेटली लगता है। तो मोटा मोटी अगर हम समझ के चले ना, तो रजिस्ट्री के बाद में हम 6 महीना जनरली हम लोग कस्टमर्स को सबको बोलते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर उनके लोन अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। ओके। एक मैं सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि शायद हमारा मीटिंग बीच में अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप रीजॉइन उसको कर सकते हो। यस। तो इसमें एक और भी एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरा ऑलरेडी एक घर है, पर जहाँ पे मैं सेकंड ओनर हूँ, वो घर के मतलब सेकंड नाम है मेरा, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ आवास के लिए? नहीं, आपके इवन इफ सेकंड नेम है, को ओनर उनको बोलते हैं, तो को ओनरशिप में भी एप्लीकेबल नहीं है। वो प्रधानमंत्री के नाम से ऑलरेडी एक घर है, चाहे वो फिर वो को ओनर हो या ओनर हो, उनका जब पैन कार्ड और आधार कार्ड का डिटेल्स गवर्नमेंट के पास जाएगा तो उनके डिटेल्स उनको दिख जाएंगे एंड वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब मेरा कहाँ पे भी इंडिया में घर है जहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम या सेकंड नेम है,
तो मुझे एप्लीकेबल आवास नहीं है। नहीं है, राइट। अगर मानो मेरा चाइल्ड जो 18 ईयर ओल्ड और उसके ऊपर है, तो क्या उनके नाम पे मैं घर ले सकती हूँ? यस, ले सकते हैं इसमें, लेकिन सिर्फ एक क्राइटेरिया ऐसा है कि 18 इयर्स ओल्ड में एक अगर अपना लड़का है समझो, एंड इफ ही इज मैरिड, तो उसको एक अलग फैमिली गिना जाता है। सो हर मैरिड एक अपने बच्चे या बच्चियों का एक फैमिली अलग गिना जाएगा। और इसमें एक वुमेन क्राइटेरिया, जैसे एक लेडीज का नाम बहुत कंपलसरी उन्होंने एक क्राइटेरिया की तरह रखा हुआ है, जैसे अभी आपने बोला, तो वैसे ईडब्ल्यूएस और एलआईजी स्कीम में एक लेडीज का नाम होना कंपलसरी है। लेकिन हम लोग मतलब एमआईजी का जो क्राइटेरिया है, एमआईजी के अंदर 6 से 12 लाख का जो क्राइटेरिया जिनका इनकम ग्रुप आता है फैमिली का, वो आते हैं, और एमआईजी 2 में 12 से 18 लाख का जो इनकम का क्राइटेरिया था वो लोग ग्रुप में आते हैं। इन लोगों में कंपलसरी नहीं रखा गया है वुमेन का क्राइटेरिया, लेडीज का क्राइटेरिया। लेकिन फिर भी हम हमारे कस्टमर्स को हमेशा बोलते हैं कि लेडीज को, चाहे फिर वो मदर हो, वाइफ हो, बहन हो, या कोई भी आपके फैमिली के मेंबर हैं, तो उनको आप एज अ को ओनर रखिए। रीजन दैट उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प होता है जल्दी से अपना जो जितना भी प्रोसेस का टाइम लगने वाला है गवर्नमेंट का अप्रूव करने के लिए, दैट वो थोड़ा फास्ट हो जाता है लेडीज नाम के हिसाब से। तो हम रेकमेंड करते हैं लेडीज नाम रखना ही चाहिए। यस, बच्चा 18 साल का हो चुका है और अगर उनकी शादी हो चुकी है, तो उन बच्चे और उनके वाइफ के नाम से अगर अप्लाई करें तो जल्दी हो सकता है। हाँ, लेकिन इंडिविजुअली भी यस, अगर आपका आंसर का, अब मैं क्वेश्चन का आंसर दूं, तो 18 साल के बच्चे के नाम पे भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लीकेबल है, और वो एमआईजी और एमआईजी 2 में ही है। अगर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी में है तो उनका लेडीज नाम कंपलसरी है। दूसरा क्वेश्चन मुझे यहाँ पे आया है कि क्या इनकम डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है? मेरे नाम पे मैंने टैक्स फाइल नहीं किया है, तो मुझे आवास योजना मिल सकती है, बेनिफिट उसका? नहीं मिल सकता है, इसका आंसर एकदम प्लेन में अगर मैं बोलूँ तो। रीजन, आपका जो प्री रिक्विजिट है वो लोन का है। अगर बैंक आपके पेपर्स के बगैर लोन आपको देंगे नहीं, विदाउट पेपर्स, तो वो टाइम पे ही हम लोग फर्स्ट क्राइटेरिया में ही नहीं बैठ पाएंगे कि हम लोगों को लोन ही नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। सो इसलिए जिनके पेपर्स नहीं है उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट नहीं मिल सकता है। बट अगर मैं दूसरा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बात करूं, तो हम लोगों ने एक चीज किया है कि हम लोग उन लोगों, ऐसे लोगों को, जैसे अभी पालघर में ऐसे बहुत सारे हमारे पास कस्टमर्स हैं जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं। सो व्हाट वी डू इज, हम लोग उनको पास में एक ऑप्शन रखते हैं कि वो लोग इजी इंस्टॉलमेंट्स में डायरेक्ट हमारी कंपनी को डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, rather देन अप्लाइंग फॉर प्रधानमंत्री। जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है या फिर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जाना है, तो वो हमारे कंपनी का एक पॉलिसी और हम लोगों की कंपनी का एक स्कीम निकाला है, जहाँ पे वो लोग इजी इंस्टॉलमेंट्स में एवरी 6 मंथ्स, एवरी मंथली जो ऑप्शन उनको लेना है उस ऑप्शन में हम लोग उनको डाल सकते हैं। तो बेसिकली इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करती है वो अपने यहाँ से एकदम कम चार्जेस के ऊपर हम लोग उनको वो स्कीम में एप्लीकेबल करके फ्लैट दे सकते हैं। ओके, मतलब ऐसा ही नहीं है कि अगर मुझे प्रधानमंत्री में नहीं जाना ये है, या फिर मैं क्वालिफाई नहीं हो रही हूँ, फिर भी मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपना फ्लैट हेलो, तो भी वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट विल बी एन प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जाती हूँ कि yes, we have got one question here as well.
हाँ जी। Mr. Punit is asking that I am married and my brother is single. Can be co-owner this particular scheme? मतलब अगर एक सिंगल है एक मैरिड है तो वो co-owner हो सकते हैं क्या? Is it the हाँ, हो सकता, यस। ask? I'm little unclear about your question. दो भाई मिलके भी ले सकते हैं, एंड मगर मैं वो जनरल टर्म्स में मे बी शायद स्पेसिफिक में नहीं जाऊं, तो मैं अगर जनरल क्वेश्चन का अगर आंसर दूं तो दो भाई मिलके भी घर ले सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जब तक घर के मेंबर्स हैं वो लोग ले पाएंगे। ओनली थिंग इज ये MIG 1 और MIG 2 में एप्लीकेबल रहेगा। EWS और LIG स्कीम के अंडर में जो आएगा उसमें, जैसे मैंने पहले बताया, एक लेडी मेंबर का होना बहुत जरूरी है। ओके आप जो MIG 1 और 2 बोल रहे हो उसके इनकम क्राइटेरिया बता सकते हैं आप? MIG 1 का 6 से 12 लाख का इनकम क्राइटेरिया है, पूरा फैमिली का इनकम 6 से 12 लाख के अंतर्गत होना चाहिए, और MIG 2 में 12 से 18 लाख का अंतर्गत में रहना चाहिए। अच्छा जिसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो स्कीम्स क्या है और उसके इनकम क्राइटेरिया क्या है, आपने रजिस्टर अगर नहीं किया होगा तो आप खुद को रजिस्टर करवाएं, सो आपके डिटेल्स हमारे पास आएंगे तो हम आपको ईमेल कर सकते हैं। हम आपको ये क्राइटेरिया ईमेल करेंगे, हम आपको ये पर्टिकुलर स्कीम का ब्रोशर ईमेल करेंगे और बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हम ईमेल कर पाएंगे। उसके लिए आपको आपकी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचानी पड़ेगी। तो आप खुद को रजिस्टर अगर नहीं किया होगा तो रजिस्टर कर लो। शीतल वाघेला इज आस्किंग इफ वन स्पाउस हैज अ फ्लैट on his or her name, then can other partner be a part of Awas Yojana? Yeah, it's a very nice question, Sheetal. इफ आई गेट इट करेक्टली, अगर आप ऐसे पूछ रहे हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं और अगर हस्बैंड के नाम से फ्लैट है तो वाइफ हाँ, के नाम से अगर लेने को जाएंगे तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लीकेबल है कि नहीं, करेक्ट? यस। ये जो पूरा स्कीम था ये एक्चुअली फैमिली के लिए बनाया गया है, ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक के लिए नहीं है। तो अगर मैं और मेरे वाइफ में के दोनों में से किसी के भी नाम से अगर फ्लैट है पूरे इंडिया में, तो फिर हम लोग एप्लीकेबल नहीं है आइडियली। लेकिन यस यस, तो लेकिन ये स्कीम में हम लोगों ने एक चीज और भी देखा है, फॉर केसेस जहाँ पे समझिए भाई बहन है, वो एक ही फैमिली में गिने जा रहे हैं, लेकिन अगर बहन के नाम से भी ले रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको मिल रहा है, उनको वो स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा ओपन एंडेड आंसर रखूं ना थोड़ा सा, कि यस, रूल वाइज ऐसा है कि फैमिली इनकम देखा जाता है और फैमिली को ही देखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग अप्लाई करके या एप्लीकेबिलिटी पहले चेक करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इस केस में। तो हम लोग बैंक वालों को जरूर हम लोगों को बताना पड़ेगा कि यस, मेरे वाइफ के नाम से मुझे फ्लैट लेना है और मेरे नाम से ऑलरेडी है, कैन इट बी, ये अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो दे विल बी एबल टू चेक इट ऑनलाइन और वो हमको बता पाएंगे कि शायद इनका होगा कि नहीं होगा। अच्छा मतलब हम ये भी कर सकते हैं जैसे स्मार्ट विद ऑलरेडी वी आर इनटू लोन्स, तो हम ये भी कर पाएंगे कि जिन जिन को इंटरेस्ट है पहले हम उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे और अगर वो एलिजिबल है तो वो आगे जाए या नहीं जाए उनका इंडिविजुअल डिसीजन है। ओके, उसके कर लिए सकते हैं, तो रजिस्टर लेकिन ये जरूरी नहीं है। सॉरी, आपका थोड़ा आवाज कट गया, क्या बोल रहे हैं? रजिस्ट्रेशन या शायद प्रॉपर्टी ये थोड़ा फाइल आपका आवाज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए लोन पूरा का पूरा, बैंक वाले लोन का के लिए पूरा का पूरा फाइल आपसे मांगेंगे। दे विल हैव टू फिल द फॉर्म कंप्लीटली, उसके बाद ही वो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता पाएंगे। तो ये बैंक का खुद का इंटरनल प्रोसेस है। दे जनरली डू इट जब भी हम उनके पास में लोन प्रोसेस करने के लिए जाते हैं, तो इट इज एज गुड एज कि वो लोन प्रोसेसिंग के टाइम पे ही वो बता देंगे। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके लिए प्रॉपर्टी फाइनल करना जरूरी है क्या? बैंक वाले बोलते हैं यस, लेकिन मेरा आंसर नो है, क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए इट इज, बैंक वाले एज अ बिजनेस वो लोग जरूर देखते हैं कि हाँ चलो इसका लोन अगर होगा तो ही हम लोग आगे बताएंगे। बट गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाया है उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से चेक कर सकते हैं। बट Okay. फ्रैंकली
it does not give a 100% guarantee कि एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद भी हम लोगों को या उस कस्टमर को 100% मिलने वाला है प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि जब पूरा लोन प्रोसेसिंग होता है और उनका सब डॉक्यूमेंट्स जब जाता है जब गवर्नमेंट के पास, तब भी रिजेक्ट होने का चांसेस रहता है. देयर आर सर्टेन परसेंटेजेस ऐसा हुआ है. क्राइटेरिया है, राइट. हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं. From your side, if we want loan, how can we get and what is the rate? Please explain MIG 1 and 2 in detail. Yes, you have not mentioned your name. It's Galaxy A10. So I don't know who's asking the question, but yes, Smart Wealth is already into loans. We have tie-up with all the banks and all the NBFCs. सो आपको अगर लोन लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बेस्ट होगा अवेलेबल इन द मार्केट वो आपको मिलेगा. प्लस अगर आवास के अंदर आप क्वालिफाई करते हो तो मेरे ख्याल से आवास का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 पंकज जी अप्रोक्सीमेटली उतना तक जाता है. बैंक्स अभी और भी शायद रिड्यूस करेंगे, अभी शायद उनका 6 के ऊपर रिड्यूस्ड, मेरे हिसाब से 5 और 6 के बीच में शायद जो भी होगा वो आ जाना चाहिए अभी सुन. ओके, तो वो आपके पेपर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है. कोई भी लोन अगर आप लेते हो तो वो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिश एक होता है, पर आपके लिए आपके पेपर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं. पेपर अच्छे हैं तो वो बहुत कम दाम पे बैंक देता है, और पेपर अगर अच्छे नहीं है तो जो पब्लिश है उससे ज्यादा भी आपको लग सकता है. Please explain MIG 1, MIG 2 in detail. Briefly, Pankaj ji, you can explain. Rest मैंने जैसे बताया कि आप रजिस्टर करो, आपको पूरे जो डिटेल्स है हम ईमेल करेंगे, पर ये ध्यान रखना कि आपके डिटेल्स हमारे तक पहुंच रहे हैं. पंकज जी. ओके, तो मैं ब्रीफली खाली बोल दूं ना, तो MIG 1 इज बेसिकली पूरे फैमिली का इनकम जब 6 लाख से 12 लाख के बीच में आ रहा है तो उन लोगों को, उस फैमिली को बोला जाता है हाउस होल्ड इनकम जिसको बोलते हैं हम लोग, वो MIG 1 में आता है. और जिनका 12 लाख से 18 लाख के बीच में पूरा हाउस होल्ड इनकम आ रहा है उनको हम MIG 2 बोलते हैं. इन MIG 1 के अंतर्गत में जो एरिया का भी जो डेफिनेशन आता है कि एक मैक्सिमम कारपेट एरिया, कितने फ्लैट का एरिया जो हम लोग ले सकते हैं, वो भी बढ़ जाता है और वो 160 स्क्वायर मीटर पे हो जाता है, मतलब लगभग 1700-1800 स्क्वायर फीट. वहां तक उतना बड़ा फ्लैट भी MIG 1 वाले ले सकते हैं. और MIG 2 के लिए यही चीज 2200 स्क्वायर फीट के आसपास चली जाती है, विच इज 200 स्क्वायर मीटर्स में. तो ये MIG का थोड़ा सा बेनिफिट है. इसलिए बॉम्बे में भी आज अगर हम लोग कोई फ्लैट की बात करेंगे, जो बड़े बड़े फ्लैट्स लेने को जाते हैं, उसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लीकेबल है. तो पहले ऐसा जब था कि हाउसिंग, हाँ, बिकॉज दिस होल स्कीम इज हाउसिंग फॉर ऑल वाले स्कीम के अंदर में आता है, इसलिए उन लोगों ने पहले जब स्टार्ट हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना और CLSS स्कीम जब आया था, तब इसका क्राइटेरिया बहुत कम कारपेट एरिया के ऊपर ही था, विच वाज 300 स्क्वायर फीट, 300-350 स्क्वायर फीट के आसपास, और 600-650 स्क्वायर फीट के आसपास ही कवर होता था कारपेट एरिया में. लेकिन बाद में इन्होंने बढ़ा के 2017 में वापस आके इन्होंने रिवाइज किया और MIG 1 और MIG 2 को भी इसमें इंक्लूड करके इन्होंने वो फ्लैट्स, ये स्कीम को और आगे बढ़ा दिया. अच्छा, और एक हमारे इन्वेस्टर क्वेश्चन पूछते हैं पंकज जी कि मेरी 1-2 साल में अभी रिटायरमेंट है, मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो मुझे खुद के नाम पे ये नहीं लेना है, पर मुझे मेरे बेटे बहू के नाम पे अगर लेना है तो क्या 3 होल्डर हो सकते हैं, मतलब उनका भी नाम, उनके बेटे का नाम, बहू का नाम. और अगर उनको बड़े फ्लैट लेने हैं, मानो 1 BHK बाजू बाजू का जोड़ी या 2 BHK 1 BHK, तो क्या ऐसा वो कर सकते हैं क्या, और वो आवास के लिए क्वालिफाई होंगे क्या? उनके बेटे या बहू के नाम पे एक भी घर फिलहाल नहीं है. परफेक्ट, तो ये परफेक्ट सिनेरियो है जहाँ पे वो उनका फैमिली एप्लीकेबल है. 1 आंसर इज यस. उनके बेटे वाइफ के नाम से, और वो खुद भी अगर उसके अंदर को ओनर बनना चाहते हैं तो भी एप्लीकेबल है उनका. द ओनली थिंग इज, वो 2 फ्लैट जब लेना चाहते हैं ना, तो उसमें से एक फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एप्लीकेबल होगा, दूसरा फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके, क्योंकि एक ऑलरेडी उनके नाम पे हो गया है करके. यस यस ओके, यस.
उनका ऐसा है, उनका एक दूसरा क्वेश्चन है कि जैसा उन्होंने बोला कि मैं 1-2 साल में रिटायर हो जाऊंगा, तो वो फ्लैट को एक रिटायरमेंट होम तरीके से यूज करना चाहते हैं। तो उनका ये क्वेश्चन है कि एक रिटायरमेंट होम के लिए वो जो लोकेलिटी है अपना, वो आइडियल है? मुझे आजू बाजू मतलब गार्डन या हॉस्पिटल या ऐसी Yes. कोई है, और अगर मैं उसको इन्वेस्टमेंट की तरीके से भी अगर देखूं तो वो कितना अच्छा है? दोनों तरीके से बहुत अच्छा है। मैं आपको इतना बता दूं, अपना जो लोकेशन आता है उसके आसपास 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया में आपको सब कुछ मिल जाता है। वहां पे मोर देन 6 हॉस्पिटल्स आर देयर नियर बाय। वन, आपके स्कूल्स 2 किलोमीटर के एरिया में आ जाता है। आपका मार्केट एकदम एरिया के पास में आ जाता है, जो 2 किलोमीटर एग्जैक्ट अगर हमारे यहाँ से अपने प्रोजेक्ट से निकले और स्टेशन का जो मार्केट एरिया तक पहुंचना है या स्टेशन तक पहुंचना है, तो इट टेक्स मी 5 मिनट्स एग्जैक्ट। तो मैं आपको बोल रहा हूँ 5 मिनट के इसके डिस्टेंस में ना, 5 मिनट अगर आप व्हीकल पे हो, बाइक पे हो या गाड़ी में हो, तो यू विल रीच एनीथिंग एंड एवरीथिंग देयर। तो सीनियर सिटीजन वाइज भी बहुत आइडियल लोकेशन है। आप लोगों के साथ सिर्फ एक शेयर करता हूँ, अपने जो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी थे, जब उन्होंने पालघर का इनॉग्रेशन किया, वो टाइम पे उन्होंने एक थॉट रखा था, जो उन्होंने डिक्लेयर भी किया था वहां पे, कि ये हम लोग स्मार्ट हेल्थ सिटी बनाना चाहते हैं पालघर को, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे हॉस्पिटल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के इतने कंपनीज है। सो ही हैड प्लान्ड कि वहां पे हम लोगों को हॉस्पिटल्स और इसका पूरा का पूरा एक स्मार्ट सिटी बन जाए, जहाँ पे हम लोग को हेल्थ केयर के लिए अगर कहीं पे भी किसी को भी जाना रहेगा तो मुंबई के लोग भी पालघर आएंगे। दैट वाज हिज ड्रीम। उसी के ऊपर पूरा का पूरा प्लानिंग चल रहा है पालघर में। सो यस, अगर आप एज अ सीनियर सिटीजन अगर आप पूछना चाहते हैं, तो हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में प्लान भी किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग सिर्फ सीनियर सिटीजन होम बनाना का प्लानिंग कर रहे हैं। तो दिस इज एन आइडियल लोकेशन। आपको पूरा ग्रीनरी मिलता है, बिकॉज आप बीच के पास में हो। आपको जो यहाँ से जब हम बॉम्बे से जाते हैं, एक सिर्फ आपके साथ मैं कुछ शेयर करता हूँ, इट्स अ वेरी फनी बट रियल थिंग। बॉम्बे से मैं जब भी पालघर जाता हूँ तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो एक ओल्ड एज आदमी ने मुझे जरूर ये बताया कि आप रोज बॉम्बे से पालघर जा रहे हो ना, तो आपका लाइफ ऑटोमेटिकली 5% बढ़ गया, हाँ, बिकॉज ये वहां का जो ऑक्सीजन आप लेते हो पालघर का यस यस, बिकॉज ऑफ द एयर क्वालिटी पालघर का, आपका 5% आपका लाइफ बढ़ चुका है। लेकिन फिर आते समय वापस मुझे बोला, क्योंकि आप बॉम्बे वापस आ रहे हो, आपका 5% घट गया। So there are things. So I'm saying Palghar ka the level of air quality, the level जहाँ पे वो air quality and everything, life is different वहाँ पे. You are much better वहाँ पे रहने में, और वहाँ का overall life is also really good. It is sometimes हम लोग बहुत बार वहाँ पे जाके 2-3 दिन रह के वापस आते हैं. So it is that kind of environment वहाँ पे. It is much better. दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मिस्टर सुधीर पूछ रहे हैं कि अगर इनकम हमारा 6 लाख नहीं है, सुधीर जी, मैं आपको बताऊं कि इसी के लिए हमने आज ये सेशन लिया है, कि हमारे कई सारे इन्वेस्टर्स हमें पूछ रहे थे कि आपका सिर्फ पालघर में प्रॉपर्टी है या आपका दहिसर, मीरा रोड, नायगांव ये जगह पे भी आने वाला है। तो सुधीर जी, हम क्यों पालघर का पहला आपके सामने लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम पैसे में आपको एक बहुत खूबसूरत चीज मिलने वाली है, और आपका इनकम मेरे ख्याल से मिनिमम क्राइटेरिया आपको पंकज जी बताएंगे। मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख इज अ मिनिमम क्राइटेरिया Yes, फॉर, yes. तो 2 लाख 18 लाख तक आपका जो इनकम है। तो अगर 6 लाख भी नहीं है तो मिनिमम इनकम 2 लाख होना चाहिए। सो 2 लाख से 18 लाख तक जिन जिन का इनकम है वो सब लोग आवास योजना में क्वालिफाई होते हैं। आपका शायद मैंने आंसर दिया होगा ये क्वेश्चन का। मिस्टर जोशी ट्वाइस ही हैज आस्क्ड द क्वेश्चन। लास्ट टाइम भी उन्होंने पूछा था, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट रीड दैट. So yes, I am repeating the question. Thank you. I have one flat, but not residing in it. If I sell and transfer the home loan for new flat purchase, for residing in it, it will be a fresh loan. I will be eligible for the Awas Yojana as it is will be the first home for me for residing in. इनका मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ फॉर अपने कई सारे भाइयों के लिए।
यज्ञेश जी पूछ रहे हैं कि मेरा ऑलरेडी एक फ्लैट है, मैं नहीं रह रहा हूँ उसमें, अगर मैं उसको बेच देता हूँ और नया फ्लैट ले लेता हूँ तो मैं आवास योजना के लिए क्वालिफाई होता हूँ क्या? आंसर इज नो, बिकॉज ऑलरेडी उनके नाम से एक फ्लैट आ चुका है। जब इसमें बेसिक क्राइटेरिया यही है कि हमारा जब आधार कार्ड और पैन कार्ड जब जाएगा गवर्नमेंट में, दे हैव ऑल आर रिकॉर्ड्स। तो जैसे मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मैंने उसके अंदर एक बार फ्लैट बताया हुआ है कहीं ना कहीं पूरे और मेरे लाइफ के थ्रू आउट इसमें। तो एक बार अगर मैंने कहीं पे भी फ्लैट बताया हुआ है, फिर चाहे मैं उसको बेच दूं या कैसे भी करूं, एज ऑफ एज ऑन टुडे मेरे नाम से ऑलरेडी एक फ्लैट था और मैं उसी को बेच के दूसरा अगर कर रहा हूँ, तो द चांसेस ऑफ आर एप्लीकेशन गेटिंग रिजेक्टेड आर मोर, बिकॉज इस योजना में सब लोगों को एक अपना खुद का घर बनाने के लिए मौका दिया जा रहा है, खास करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एलआईजी के इसमें। सो दो घर हम पहले वाला बेच के वापस खरीदने जाएंगे या ऐसा कोई भी स्कीम का हम लोग ट्राई करेंगे तो उसमें वो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यज्ञेश जी के लिए मैं और क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर बिकॉज ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं हमारे यहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी एक फ्लैट उनका है पर उनको इंटरेस्ट है लेने के लिए, तो नंबर वन क्वेश्चन, क्या वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू देख सकते हैं? मतलब अगर भले उनको आवास डिस्क्वालीफाई हुआ तो एक इन्वेस्टमेंट की ये वो देख सकते हैं क्या? नंबर सेकंड, क्या वो अपनी मदर के नाम पे, फादर मदर के नाम पे, शायद उनके अगर नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वो देख सकते हैं क्या? यस, यस। तो पहले सेकंड क्वेश्चन का मैं आपका आंसर देता हूँ। द आंसर इज यस, मदर फादर के नाम से भी ले सकते हैं फ्लैट। अगर उनके मदर फादर के नाम से कोई भी पक्का घर नहीं है पूरे इंडिया में, दे आर एप्लीकेबल और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में ज्यादा उनके लिए बेनिफिट है। उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। कि ओके। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जितना एज ज्यादा और जितना अपने आपके एप्लीकेशन में लेडीज मेंबर का नाम रहेगा ना, उतना आपका एप्लीकेशन क्लियर होना उतना जल्दी भी होता है और बेनिफिट अपने को उतना ज्यादा मिलता है। सो ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर वो था। आपका फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को एक बार वापस अगर रिपीट करेंगे तो। इन्वेस्टमेंट के तौर पे मिस्टर जोशी इसको देख। इन्वेस्टमेंट, यस, डेफिनेटली। मैं बताता हूँ क्यों। हम लोग ने एज एज अ पर्सन, मैं अभी आपको बताता हूँ, हम जो कंपनी है अभी साथ में, उसके हिसाब से नहीं बोलता हूँ। मैं पालघर में 2008 से हूँ लगभग लगभग। आई हैव सीन द बेस्ट टाइम, आई हैव सीन द वर्स्ट टाइम। और मैं आपको इतना गारंटी बोल सकता हूँ कि मेरी एक भी प्रॉपर्टी, एक भी, मैं बोल रहा हूँ, 1.5 टाइम से नीचे नहीं है ऑन एन एवरेज ऑफ 2.5 years। तो अगर मैं आप लोगों को इतने कॉन्फिडेंटली मेरे खुद के बारे में अगर आपको मैं बता सकता हूँ, तो उसका एक ही रीजन है। आज अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो वसई 10 साल पहले क्या था और आज 10 साल के बाद वसई में क्या है, ये सेम चीज बोल रहा है। वेस्टर्न लाइन में ऐसा एक भी चीज जहाँ पे अपनी लोकल ट्रेन पहुंच रही है, आदमी कम्यूट कर पा रहा है, अगर उसको जॉब पे आना है बॉम्बे में, वो आ रहा है और वापस जा रहा है। तो जो जो कुछ साल पहले विरार और वसई का जो ये था, वही सिनेरियो आज पालघर का है। अगर उस टाइम हम लोग विसई और विरार में शायद अगर इन्वेस्टमेंट कर देते एकदम कम प्राइस पे, तो आज हम लोगों का बहुत गुना बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट। सेम चीज आज पालघर में चल रहा है। हम लोग कोई भी चीज अगर पालघर में या फिर ऐसे कोई भी डेवलपिंग चीज में हाथ डालते हैं ना, वो इसलिए डालते हैं कि उसमें नुकसान होने का चांसेस लगभग लगभग जीरो हो जाता है। आज अगर बॉम्बे का मार्केट पूरा टूट भी जाएगा तो पालघर का मार्केट नहीं टूटता है। रीजन उसका सिर्फ यही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग है और वहां पे प्राइसेस ही इतने कम है। तो आपका परसेंटेज वाइज आप हमेशा बेनिफिट में ही रहते हो, नुकसान होता नहीं है। तो पालघर एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। हमारे प्रोजेक्ट के बारे में अगर स्पेसिफिकली आपको बात करूं तो जो बीच से 2 किलोमीटर पे है, आप कभी भी राउंड मारने के लिए बीच तक पहुंच जाते हैं। आज यहाँ पे अपने जितने भी प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखेंगे बॉम्बे में जो बीच के पास में है, उन लोगों के रेट्स कितने बढ़ चुके हैं। एडिशनली आसपास का एरिया में लगभग 50 बिल्डिंग और आ चुके हैं और न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स हैव कीप कमिंग। मतलब आज अगर अपना एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो साथ में वहां पे 7 मोर प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन। और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अपना पूरा का पूरा एरिया फ्लरिश होने वाला है आगे के कमिंग टाइम में। सो आज एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आज अपने को बहुत अच्छे रेट में ये चीज मिल जाता है, लेकिन आगे कुछ 2 साल 3 साल के बाद जब तेजी आएगी शायद ये रेट डबल भी हो जाएगा। सो हम लोगों का कैलकुलेशन ऐसा है, हम लोग 4 years में डबल की बात कर रहे हैं टू बी ऑन अ सेफर साइड। लेकिन ये चीज
2 years 3 year में भी हो जाएगा, डिपेंडिंग आज के सिनेरियो के हिसाब से बोल रहा हूँ। बाय द वे मैंने पालघर में 1 साल में भी डबल किया है 2010-11 में। सो दीज आर द सिनेरियोज। रियल एस्टेट है, कोई भी कुछ बोल नहीं सकता है। मैं भी आपको जो बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ और पालघर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोल रहा हूँ। नो वन कैन बी दैट 100% श्योर, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए यस, ऑलवेज अ थम्स अप, बिकॉज मैं खुद बहुत करता हूँ वहाँ पे और हम लोगों को एक में भी कभी नुकसान नहीं हुआ है। ओके, पंकज जी, आप अप्रोक्सीमेटली अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए कि 1 BHK है, 2 BHK है, और अप्रोक्सीमेटली उसके रेंज क्या है? ओके ओके, तो मैंने जैसे आप लोगों को जब स्टार्ट किया था तभी मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि 1 BHK का कारपेट एरिया लगभग लगभग 402 से 425 का स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है हमारा। सेलेबल एरिया उसके अंदर हम लोग बोले तो 580 से 600 के आसपास में अपना सेलेबल एरिया होता है। सेम चीज 1 RK हम लोगों ने फ्लैट्स भी बनाए हैं, जहाँ पे हम लोगों का एक टारगेट ऑडियंस जो थे ना, वो स्मॉल हाउसेस वाले भी थे जिनका इनकम बहुत कम है, तो उनके लिए 1 रूम किचन बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन हम लोगों ने जो एरिया दिया है ना, वो लगभग लगभग 270 के आसपास का कारपेट एरिया दिया है 1 रूम किचन में भी। तो अपना जो हॉल है, जो किचन है, वो इतना बड़ा है कि एक्चुअल में आपका बेडरूम आपके अंदर इसमें आ सकता है। छोटा सा जो अपना बेड की इसमें अगर बात करें तो हम लोगों का वो पर्सपेक्टिव हमेशा ये रहा था। और हम लोग है ना डिजाइनिंग में बहुत टाइम डालते हैं। हमारे आर्किटेक्ट्स के साथ में हम लोग बैठ के ऐसा डिजाइन करते हैं कि अगर हम लोगों को उसका वॉशिंग मशीन भी, छोटी से छोटी चीज का हम लोग श्रेया जी इतना ये कर रहे हैं कि वॉशिंग मशीन का भी एरिया अगर हम लोगों को मालूम है कि इट्स अ नीड, आज के वर्ल्ड में वॉशिंग मशीन रहना ही है, अगर मैं उसका डेजिग्नेटेड जगह नहीं दूं मेरे प्लानिंग के अंदर ही, तो वो कभी भी कहीं पे भी रहेगा, हमारे पैसेज में आता है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। हम लोग उतना तक का प्लानिंग करते हैं। और इस एरिया के अंदर में वो जो 1 रूम किचन मैंने आपको बोला, जो 270 के आसपास का एरिया है, उसका सेलेबल एरिया 583 के आसपास वो भी जा रहा है। सॉरी, उससे वो थोड़ा कम हो जाएगा। और इसका अप्रोक्सीमेटली 17 के आसपास का अपना ये आ रहा है, 17 lakhs में 1 BHK आ रहा है। एंड लगभग लगभग 11-11.5 के आसपास में अपना 1 रूम किचन हो रहा है। दिस इज ऑल इंक्लूसिव, जिसके अंदर इसमें आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, जीएसटी, एवरीथिंग एवरीथिंग। मैं एक ब्लॉक ब्लॉक क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि इस ब्लॉक का इतना आपको लगने वाला है। और इसके अंदर में आपको ये पूरा का पूरा फ्लैट दिया जा रहा है। 1 रूम किचन हो तो वो लगभग 11.5 के आसपास जाएगा। 1 BHK है तो लगभग 17 से 17.5 के आसपास जाएगा। ओके, मैं ये और एक क्वेश्चन लेती हूँ कि अगर चौल में घर है तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना में काउंट होगा क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना में ज्यादा से ज्यादा कितने स्क्वायर फीट ले सकते हैं? मेरे ख्याल से तो मैं पहले होगा। वाला क्वेश्चन में, हाँ पहले का क्वेश्चन मैं आंसर करता हूँ। घर घर है, चौल एज ऑफ नाउ हैज बीन आइडेंटिफाई एज अ पक्का हाउस ओनली। तो जो डेफिनेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना में एक पक्का हाउस का रहता है कि अगर इंडिया में कहीं पे भी आपका पक्का हाउस है तो यू आर नॉट एप्लीकेबल। तो ये पक्का हाउस में ही आता है, इसलिए आप एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आपके फैमिली के दूसरे मेंबर्स जो हैं वो लोग एप्लीकेबल हो जाते हैं। जैसे फादर मदर अगर है उनके नाम से है तो बच्चा और उनका वाइफ ऑलरेडी एप्लीकेबल है, उनके बच्चे और बहन फॉर दैट मैटर एप्लीकेबल है। तो ये हो सकता है अगर अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स के हिसाब से अगर अपन सोचे तो। अगर मैं दूसरे इसमें आ जाऊं, आपने जो चौल का जो बोला था उसका आंसर मैंने दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपका कंटिन्यूएशन में क्या था श्रेया जी? प्रधानमंत्री आवास योजना में ज्यादा से ज्यादा कितने स्क्वायर फीट ले सकते हैं घर? ओके, तो इसमें जैसे क्राइटेरिया मैंने बताया आपको, ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है उसमें 30 स्क्वायर मीटर का था, जिसमें आप 320-340 स्क्वायर फीट के आसपास का ईडब्ल्यूएस वाले ले सकते हैं। सेम चीज एलआईजी में यही बढ़ के 60 स्क्वायर मीटर हो जाता है, जो 630-640 स्क्वायर फीट तक चला जाता है। एमआईजी 1 में यही क्राइटेरिया बढ़ के 1200 स्क्वायर फीट हो जाता है, 1200 ये हो जाता है। तो आपका 1200 स्क्वायर फीट, 1250 के स्क्वायर फीट के आसपास आप घर ले सकते हो। और एमआईजी 2 में 1800, मतलब 1800 या 1800 2000 के आसपास का आप पूरा का पूरा एरिया आप उसके अंदर ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर इनकम क्राइटेरिया हाउस होल्ड का वो स्क्वायर फीट तय किया जाता है। इसका मतलब 300 से लेके 2000 स्क्वायर फीट तक।
आप yes. प्रधानमंत्री योजना में क्वालिफाई करते हो, डिपेंड्स आपका क्या इनकम और अदर क्राइटेरिया बैठता है। और एक क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, मिस्टर गौतम पूछ रहे हैं, माय सन इज अनमैरिड, वी वांट टू बाय अ रीसेल होम, वी बोथ फादर एंड मदर आर हैविंग पेंशन इनकम, दिस इनकम इज काउंटिंग एज अ फैमिली इनकम, अगर पेंशन इनकम फैमिली इनकम में काउंट किया जा सकता है क्या? यस, आंसर इज यस। कोई भी इनकम इनको जो आएगा वो फैमिली इनकम में ही काउंट होगा, और इनके सन के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लीकेबल है, दे कैन टेक इट। एक्सेलेंट। मैं इसमें और एक ऐड आपको करती हूँ कि अगर आपको कोई कंपनी से पेंशन आता है तो भी काउंट होता है, कोई पेंशन प्लान आपने लिया है और आ रहा है तो भी आपका इनकम काउंट होता है, आपका जो डिविडेंड इनकम आता है वो भी आपका इनकम काउंट होता है, आपको सैलरी आ रहा है तो भी इनकम है, बिजनेस हो रहा है तो भी इनकम है, आपके वाइफ के नाम पे आपने कोई ट्यूशन इनकम दिखा रहा है तो भी इनकम है, कोई भी इन्वेस्टमेंट से, एफडी इंक्लूडिंग एफडी, आपको कोई भी इनकम आ रहा है वो आपके लिए इनकम काउंट होता है और वो प्रधानमंत्री के लिए डेफिनेटली काउंट होगा। वन मोर क्वेश्चन हैज कम, कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जो प्रधानमंत्री के लिए क्वालिफाई होती है? कोई ऐसे डेजिग्नेटेड प्रॉपर्टी है या हम कोई भी हमारा चॉइस का प्रॉपर्टी लेके उसमें प्रधानमंत्री का लोन ऐड कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के इसमें, अगर गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अपन जाके देखेंगे ना, तो दे हैव सम डिफाइंड पिन कोड। जैसे पिन कोड जो अपने पूरे इंडिया को ये करके रखा हुआ है उन लोगों ने, कि हर जगह का एक पिन कोड दिया हुआ है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी एप्लीकेबल जो रहता है वो कुछ पिन कोड्स के लिए किया हुआ है उन्होंने, नॉट एवरीथिंग इन महाराष्ट्र। जैसे हाँ, अगर हम पूरी महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पे भी जाके अगर हम लोग घर लेने की ट्राई करें तो वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। रिसेंट एग्जांपल खाली बताता हूँ। बोईसर पहले पालघर से जो आगे स्टेशन आता है, वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लीकेबल था। बीच में 6 महीने के लिए उस पिन कोड को निकाल दिया गया फॉर सम रीजन, और वो प्रधानमंत्री आवास योजना में एप्लीकेबल नहीं था उसके बाद में। और फिर बाद में 6 महीने के बाद ऑन रिकमेंडेशन ऑफ लॉट ऑफ बैंक्स और वहाँ के जो लोकल लोग थे, उन्होंने जो वापस अप्लाई किया था, उसकी वजह से उनको वापस ले लिया गया। तो Okay. से भी एप्लीकेबल रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन कौन से गवर्नमेंट ने कौन से एरिया को उसमें एप्लीकेबल किया हुआ है। तो पालघर एज अ तालुका, पूरा का पूरा तालुका इज एप्लीकेबल फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके ओके, मैं फिर से जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनको बता दूं कि अपना ऑलमोस्ट 100 एकर्स का लैंड बैंक है पालघर में, एंड वी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2008 इन पालघर, तो काफी अच्छा रिच एक्सपीरियंस है। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, Mr. Shah is asking, we had already applied in 2016 for Awas Yojana, but no reply was there from the government. तो क्या हम अगेन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हमको डिफरेंट क्राइटेरिया में अप्लाई करना है तो क्या हम कर सकते हैं? यस यस, आंसर इज यस, यू कैन अप्लाई अगेन। एंड चांसेस कि वापस आपका एक्सेप्ट भी हो जाए, वो चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बिकॉज जब तक आपको रीजन नहीं पता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ, आई थिंक आप जितनी भी बार भी अप्लाई करेंगे आपको, यस, सो ही कैन अप्लाई अगेन, और उनका एक्सेप्ट होने का चांसेस भी बहुत बढ़ जाएगा। Okay, excellent. Okay, there is one more question about future of Palghar. हमें पालघर क्यों देखना चाहिए? What will be the difference between पालघर and probably नायगांव मीराडू, अगर मैं परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करूँ तो? ओके, सो मैं सिंपल एक आपको खाली बोलूंगा। मैं 5 चीजें जनरली लोगों को बोलता हूँ पालघर के बारे में जो बहुत अच्छी है, जो फ्यूचर में हम लोगों को दिखने मिलने वाली है। बुलेट ट्रेन का जो स्टॉप आने वाला है वो पालघर के पास आने वाला है। देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज जो पालघर में आ रहे हैं, जो सिडको प्लानिंग कर रहा है, जिसने नवी मुंबई को, आपने देखा ही है नवी मुंबई का क्या मतलब कैसे उन्होंने पूरा उसको जन्नत बना दिया है। यहाँ पे पूरा जंगल था, वहां पे आज पूरा का पूरा एक सिटी बस गया है। तो सिडको जब प्लानिंग में आता है, यू नो हाउ गुड दे आर। और अगर आप एक बार भी पालघर आएंगे ना, तो मैं आप लोगों को अश्योर कर सकता हूँ, मैं आपको उस जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज बन रहे हैं, और वहां पे उन्होंने इतने सुंदर गवर्नमेंट ऑफिसेज बनाया है ना,
जैसे अपना पवई बनाया ना राउंड पिलर्स के साथ में एवरीथिंग, वहाँ पे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज बनाए सिडको ने। सो दैट इज द ब्यूटी जो गवर्नमेंट आज वहाँ पे इतना प्लानिंग कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप खुद आएंगे तभी देखेंगे कि कैसे पालघर फ्लरिश हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काम, रोड्स, हर हर इसमें तक उन्होंने रोड्स बना के रख दिए। ये पूरा का पूरा मैं आपको बोल रहा हूँ लास्ट 5 या 6 साल में काम किया हुआ है। एडिशनली अपना जो एक डीएमआईसी, अगर आप मुंबई के लिए इन्होंने कोस्टल प्रोजेक्ट पास किया, इन्होंने क्रॉस वो पास, इन्हें अपना जो बुलेट ट्रेन जो दानू तक जा रहा है में और कोस्टल रोड है वो पूरा कनेक्टिविटी विद मुंबई और बढ़ने वाला है। सो इन सब को देखते अगर जाए ना हम लोग, तो पालघर का जो पर्सपेक्टिव है फॉर फ्यूचर नेक्स्ट 10 years इट इज गोइंग टू बी पालघर 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 ओनली। इन्होंने बहुत प्लानिंग करके रखा हुआ है। हम लोगों का तो कलेक्टर और इन लोगों से बहुत इंटरेक्शन होते रहता है, बिकॉज हम लोगों को काफी हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड्स है वो हम लोग एनए करते हैं, तो इट हैपेंस थ्रू कलेक्टर ओनली। तो कलेक्टर का भी पूरा, ये यहाँ के जो कलेक्टर है पालघर के डिस्ट्रिक्ट के, वो कलेक्टर का भी पर्सपेक्टिव बहुत मायने रखता है हमारे लिए, क्योंकि उनका क्या प्लानिंग है आगे का। तो ये लोग पूरा का पूरा टूरिज्म के लिए भी पालघर को बहुत बड़े पैमाने पे देख रहे हैं, क्योंकि मुंबई से अगर आज आप देखो 1.5 hour ड्राइव पे अगर किसी को टूरिज्म के हिसाब से भी देखना है तो पालघर इज द डेस्टिनेशन, इसलिए वो लोग उस हिसाब से भी देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं, लॉट ऑफ पॉजिटिव्स अबाउट पालघर, नेगेटिव मेरे को कोई दिख रहा नहीं है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट अगर रियल एस्टेट अगर डाउन हो तो वन ऑफ द उसके अंदर एलिमेंट है। बाकी पालघर के बारे में कनेक्टिविटी वाइज, लोकेशन वाइज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू यू वी टॉक अबाउट पॉजिटिव ही आता है। मार्केट्स पूरा वहीं पे है सब कुछ। सो ओवरऑल यस, पॉजिटिव बहुत ज्यादा हम लोगों को दिखता है पालघर का। Okay. There is one more question. I am working, but my wife is housewife. मैं जॉब करता हूँ पर मेरी वाइफ हाउसवाइफ है। अगर मैंने उनके नाम पे किया तो मेरी वाइफ का कोई टैक्स पेपर नहीं है, वो आईटीआर नहीं भरते, तो क्या मुझे सेकंड होल्डर रहना पड़ेगा उसमें? यस, रहना पड़ेगा, क्योंकि फाइल जो लोन मिलेगा वो मतलब इसमें दो पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। एक है बैंक का लोन का पर्सपेक्टिव, एक है प्रधानमंत्री आवास योजना का पर्सपेक्टिव। अगर वो बैंक में को ओनर नहीं बनेंगे उनके हस्बैंड, तो फिर बैंक वाला लोन नहीं देगा, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ उनके वाइफ के पेपर्स के हिसाब से। तो लोन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना को जब अप्लाई करेंगे, वो टाइम पे उनके वाइफ का नाम पहले रखना है और उनके हस्बैंड का नाम उनके नीचे रखना है, सो दैट उनका प्रधानमंत्री आवास योजना भी क्लियर हो जाए। लेकिन यस, उनको अपना खुद का नाम रखना ही पड़ेगा। ओके, तो ही उनको लोन मिलेगा, राइट? yes, एक और yes. क्वेश्चन आया है, मिस्टर नितिन मेहता पूछते, हाँ, इन्होंने ये पूछा है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। वो बोल रहे हैं कि मेरा ऑलरेडी एक घर चल रहा है जिसमें मेरा ईएमआई ऑलरेडी मैं पे कर रहा हूँ। मुझे पालघर में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो क्या ये ईएमआई कम करके जो बाकी का पोर्शन बचेगा वो सेम ईएमआई में मैं वो दूसरा घर ले सकता हूँ? शायद ये क्वेश्चन मेरे लिए है, बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल प्लानिंग क्वेश्चन। यस मिस्टर मेहता, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि आपके एग्जिस्टिंग ईएमआई में आपके 2 घर बन जाएंगे, एक इन्वेस्टमेंट के लिए और एक आप जहाँ पे आप रह रहे हो। So quickly we can take the last question क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है। मुझे जगह देखना है तो कैसे मिलना होगा? हाउ टू अप्लाई फॉर द प्रधानमंत्री आवास योजना, मिस्टर सुधीर इज आस्किंग। तो मेरे हिसाब से जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा, हम जितने जितने लोगों ने हमें बताया है कि आपको इंटरेस्ट है ये प्रपोजल में, उसमें हम पर्सनली आपको लेके जाएंगे। प्रोबेबली पंकज जी, यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस एंड वी विल एंड द सेशन विद दिस आंसर। एज यस। सुन एज लॉकडाउन खुल जाएगा, हम लोग एक साइट विजिट का पूरा प्लानिंग करेंगे, श्रेया जी और हम लोग पूरा एज अ टीम।
एंड वी विल डू इट। और मतलब आप लोग जैसे ही पालघर आओगे, यहाँ से बॉम्बे से कैसे क्या करना है वो अपन पूरा प्लानिंग कर लेंगे। जितने लोग भी श्रेया जी आप लोग आपके पास जो लिस्ट आएगा, वी कैन पूरा का पूरा एक साथ में ही अपन लोग सब लोगों को यहाँ से लेके पालघर का पूरा साइट विजिट भी करवा देंगे। उन लोगों को पालघर के बारे में कुछ जो चीजें हैं जो लेने से पहले आदमी देखता है, वो चीजें भी हम उनको वहां पे दिखाएंगे। Sure. जैसे पास में अगर बीच आ रहा है तो दैट इज इम्पोर्टेंट, मार्केट है इम्पोर्टेंट है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है। सो एज वी गो अराउंड पालघर तो हम लोग साथ साथ में ये सब चीजें भी देख लेंगे, सो दैट उन लोगों के लिए वो एक पॉजिटिविटी अंदर मतलब वो एनवायरनमेंट देख के भी उनको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा कि ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे फ्लैट लेना कितना अच्छा चीज है। और सुधीर जी, आपको कैसे प्रधानमंत्री और बाकी सब अप्लाई करना है लोन, वो हम मिलके डेफिनेटली बात करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट। आपके जो कोई क्वेश्चंस होंगे आप हमें ईमेल कर सकते हो या फोन कर सकते हो। थैंक यू पंकज जी फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच श्रेया जी, थैंक यू अशोक जी। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड ऑडियंस को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। उन्होंने पेशेंटली काफी शांति से सुना और उनके क्वेश्चन आंसर्स को मुझे, आई होप मैंने सब क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं। अगर कोई भी फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो श्रेया जी आप लेके बाद में मुझे जरूर पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। थैंक यू। यस यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। तो भी वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट विल बी एन प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जाती हूँ कि yes, we have got one question here as well. हाँ जी। Mr. Punit is asking that I am married and my brother is single. Can be co-owner this particular scheme? मतलब अगर एक सिंगल है एक मैरिड है तो वो को-ओनर हो सकते हैं क्या? Is it the हाँ हो सकता, यस। ask me? I'm little unclear about your question. दो भाई मिलके भी ले सकते हैं एंड मगर मैं वो जनरल टर्म्स में मे बी शायद स्पेसिफिक में नहीं जाऊं, तो मैं अगर जनरल क्वेश्चन का अगर आंसर दूं तो दो भाई मिलके भी घर ले सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जब तक घर के मेंबर्स हैं वो लोग ले पाएंगे। ओनली थिंग इज ये MIG 1 और MIG 2 में एप्लीकेबल रहेगा। EWS और LIG स्कीम के अंडर में जो आएगा उसमें जैसे मैंने पहले बताया एक लेडी मेंबर का होना बहुत जरूरी है। ओके, आप जो MIG 1 और 2 बोल रहे हो उसके इनकम क्राइटेरिया बता सकते हैं आप? MIG 1 का 6 से 12 लाख का इनकम क्राइटेरिया है, पूरा फैमिली का इनकम 6 से 12 लाख के अंतर्गत होना चाहिए। और MIG 2 में 12 से 18 लाख का अंतर्गत में रहना चाहिए। अच्छा, जिसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो स्कीम्स क्या है और उसके इनकम क्राइटेरिया क्या है, आपने रजिस्टर अगर नहीं किया होगा तो आप खुद को रजिस्टर करवाएं। सो आपके डिटेल्स हमारे पास आएंगे तो हम आपको ईमेल कर सकते हैं। हम आपको ये क्राइटेरिया ईमेल करेंगे, हम आपको ये पर्टिकुलर स्कीम का ब्रोशर ईमेल करेंगे और बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हम ईमेल कर पाएंगे। उसके लिए आपको आपकी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचानी पड़ेगी। तो आप खुद को रजिस्टर अगर नहीं किया होगा तो रजिस्टर कर लो। शीतल वाघेला इज आस्किंग इफ वन स्पाउस हैज अ फ्लैट on his or her name, then can other partner be a part of Awas Yojana? Yeah, it's a very nice question, Sheetal. इफ आई गेट इट करेक्टली, अगर आप ऐसे पूछ रहे हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं और अगर हस्बैंड के नाम से फ्लैट है तो वाइफ हाँ, के नाम से अगर लेने को जाएंगे तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लीकेबल है कि नहीं, करेक्ट? यस। ये जो पूरा स्कीम था ये एक्चुअली फैमिली के लिए बनाया गया है, ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक के लिए नहीं है। तो अगर मैं और मेरे वाइफ में के दोनों में से किसी के भी नाम से अगर फ्लैट है पूरे इंडिया में तो फिर हम लोग एप्लीकेबल नहीं है आइडियली। लेकिन यस यस, तो लेकिन ये स्कीम में हम लोगों ने एक चीज और भी देखा है, फॉर केसेस जहाँ पे समझिए भाई बहन है वो एक ही फैमिली में गिने जा रहे हैं, लेकिन अगर बहन के नाम से भी ले रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको मिल रहा है, उनको वो स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा ओपन एंडेड आंसर रखूं ना थोड़ा सा कि यस,
रूल वाइज ऐसा है कि फैमिली इनकम देखा जाता है और फैमिली को ही देखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग अप्लाई करके या एप्लीकेबिलिटी पहले चेक करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इस केस में। तो हम लोग बैंक वालों को जरूर हम लोगों को बताना पड़ेगा कि यस मेरे वाइफ के नाम से मुझे फ्लैट लेना है और मेरे नाम से ऑलरेडी है, कैन इट बी, ये अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो दे विल बी एबल टू चेक इट ऑनलाइन और वो हमको बता पाएंगे कि शायद इनका होगा कि नहीं होगा। अच्छा, मतलब हम ये भी कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट वेल्थ ऑलरेडी वी आर इनटू लोन्स, तो हम ये भी कर पाएंगे कि जिन जिन को इंटरेस्ट है, पहले हम उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे, और अगर वो एलिजिबल है तो वो आगे जाए या नहीं जाए उनका इंडिविजुअल डिसीजन है। ओके, उसके कर लिए सकते हैं तो, रजिस्टर लेकिन ये जरूरी नहीं है। सॉरी आपका थोड़ा आवाज कट गया, क्या बोल रहे हैं? रजिस्ट्रेशन या अक्षय प्रॉपर्टी जी थोड़ा फाइल आपका आवाज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए लोन पूरा का पूरा, बैंक वाले लोन का के लिए पूरा का पूरा फाइल आपसे मांगेंगे। दे विल हैव टू फिल द फॉर्म कंप्लीटली, उसके बाद ही वो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता पाएंगे। तो ये बैंक का खुद का इंटरनल प्रोसेस है। दे जनरली डू इट जब भी हम उनके पास में लोन प्रोसेस करने के लिए जाते हैं, तो इट इज एज गुड एज कि वो लोन प्रोसेसिंग के टाइम पे ही वो बता देंगे। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके लिए प्रॉपर्टी फाइनल करना जरूरी है क्या? बैंक वाले बोलते हैं यस, लेकिन मेरा आंसर नो है, क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए इट इज बैंक वाले एज अ बिजनेस वो लोग जरूर देखते हैं कि हाँ चलो इसका लोन अगर होगा तो ही हम लोग आगे बताएंगे। बट गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाया है उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से चेक कर सकते हैं। बट Okay. फ्रैंकली इट इट डज नॉट गिव 100% गारंटी कि एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद भी हम लोगों को या उस कस्टमर को 100% मिलने वाला है प्रधानमंत्री आवास योजना। क्योंकि जब पूरा लोन प्रोसेसिंग होता है और उनका सब डॉक्यूमेंट्स जब जाता है जब गवर्नमेंट के पास, तब भी रिजेक्ट होने का चांसेस रहता है। देयर आर सर्टेन परसेंटेजेस ऐसा हुआ है। क्राइटेरिया है, राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। From your side, if we want loan, how can we get and what is the rate? Please explain MIG 1 and 2 in detail. Yes, you have not mentioned your name. It's Galaxy A10. So I don't know who's asking the question, but yes, Smart Wealth is already into loans. We have tie-up with all the banks and all the NBFCs. सो आपको अगर लोन लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बेस्ट होगा अवेलेबल इन द मार्केट वो आपको मिलेगा। प्लस अगर आवास के अंदर आप क्वालिफाई करते हो तो मेरे ख्याल से आवास का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 पंकज जी अप्रोक्सीमेटली उतना तक जाता है। बैंक अभी और भी शायद रिड्यूस करेंगे, अभी शायद उनका 6 के ऊपर रिड्यूस्ड, मेरे हिसाब से 5 और 6 के बीच में शायद जो भी होगा वो आ जाना चाहिए अभी सुन। ओके, तो वो आपके पेपर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई भी लोन अगर आप लेते हो तो वो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिश एक होता है, पर आपके लिए आपके पेपर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। पेपर अच्छे हैं तो वो बहुत कम दाम पे बैंक देता है, और पेपर अगर अच्छे नहीं है तो जो पब्लिश है उससे ज्यादा भी आपको लग सकता है। और एक हमारे इन्वेस्टर क्वेश्चन पूछते हैं पंकज जी कि मेरी 1-2 साल में अभी रिटायरमेंट है, मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो मुझे खुद के नाम पे ये नहीं लेना है, पर मुझे मेरे बेटे बहू के नाम पे अगर लेना है तो क्या 3 होल्डर हो सकते हैं? मतलब उनका भी नाम, उनके बेटे का नाम, बहू का नाम। और अगर उनको बड़े फ्लैट लेने हैं, मानो 1 BHK बाजू बाजू का जोड़ी या 2 BHK 1 BHK, तो क्या ऐसा वो कर सकते हैं क्या? और वो आवास के लिए क्वालिफाई होंगे क्या? उनके बेटे या बहू के नाम पे एक भी घर फिलहाल नहीं है। परफेक्ट, तो ये परफेक्ट सिनेरियो है जहाँ पे वो उनका फैमिली एप्लीकेबल है। वन, आंसर इज यस। उनके बेटे वाइफ के नाम से और वो खुद भी अगर उसके अंदर को ओनर बनना चाहते हैं तो भी एप्लीकेबल है उनका। द ओनली थिंग इज वो 2 फ्लैट जब लेना चाहते हैं ना, तो उसमें से एक फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एप्लीकेबल होगा, दूसरा फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, क्योंकि एक ऑलरेडी उनके नाम पे हो गया है करके। यस यस ओके, यस।
उनका ऐसा है, उनका एक दूसरा क्वेश्चन है कि जैसा उन्होंने बोला कि मैं 1-2 साल में रिटायर हो जाऊंगा, तो वो फ्लैट को एक रिटायरमेंट होम तरीके से यूज करना चाहते हैं। तो उनका ये क्वेश्चन है कि एक रिटायरमेंट होम के लिए वो जो लोकेलिटी है अपना, वो आइडियल है? मुझे आजू बाजू मतलब गार्डन या हॉस्पिटल या ऐसी Yes. कोई है, और अगर मैं उसको इन्वेस्टमेंट की तरीके से भी अगर देखूं तो वो कितना अच्छा है? दोनों तरीके से बहुत अच्छा है। मैं आपको इतना बता दूं, अपना जो लोकेशन आता है उसके आसपास 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया में आपको सब कुछ मिल जाता है। वहां पे मोर देन 6 हॉस्पिटल्स आर देयर नियर बाय। वन, आपके स्कूल्स 2 किलोमीटर के एरिया में आ जाता है। आपका मार्केट एकदम एरिया के पास में आ जाता है, जो 2 किलोमीटर एग्जैक्ट। अगर हमारे यहाँ से अपने प्रोजेक्ट से निकले और स्टेशन का जो मार्केट एरिया तक पहुंचना है या स्टेशन तक पहुंचना है, तो इट टेक्स मी 5 मिनट्स एग्जैक्ट। तो मैं आपको बोल रहा हूँ 5 मिनट के इसके डिस्टेंस में ना, 5 मिनट अगर आप व्हीकल पे हो, बाइक पे हो या गाड़ी में हो, तो यू विल रीच एनीथिंग एंड एवरीथिंग देयर। तो सीनियर सिटीजन वाइज भी बहुत आइडियल लोकेशन है। आप लोगों के साथ सिर्फ एक शेयर करता हूँ, अपने जो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी थे, जब उन्होंने पालघर का इनॉग्रेशन किया, वो टाइम पे उन्होंने एक थॉट रखा था, जो उन्होंने डिक्लेयर भी किया था वहां पे, कि ये हम लोग स्मार्ट हेल्थ सिटी बनाना चाहते हैं पालघर को। क्योंकि ऑलरेडी वहां पे हॉस्पिटल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के इतने कंपनीज है, सो ही हैड प्लान्ड कि वहां पे हम लोगों को हॉस्पिटल्स और इसका पूरा का पूरा एक स्मार्ट सिटी बन जाए, जहाँ पे हम लोग को हेल्थ केयर के लिए अगर कहीं पे भी किसी को भी जाना रहेगा तो मुंबई के लोग भी पालघर आएंगे। दैट वाज हिज ड्रीम। उसी के ऊपर पूरा का पूरा प्लानिंग चल रहा है पालघर में। सो यस, अगर आप एज अ सीनियर सिटीजन अगर आप पूछना चाहते हैं, तो हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में प्लान भी किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग सिर्फ सीनियर सिटीजन होम बनाना का प्लानिंग कर रहे हैं। तो दिस इज एन आइडियल लोकेशन। आपको पूरा ग्रीनरी मिलता है, बिकॉज आप बीच के पास में हो। आपको जो यहाँ से जब हम बॉम्बे से जाते हैं, एक सिर्फ आपके साथ मैं कुछ शेयर करता हूँ, इट्स अ वेरी फनी बट रियल थिंग। बॉम्बे से मैं जब भी पालघर जाता हूँ तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो एक ओल्ड एज आदमी ने मुझे जरूर ये बताया कि आप रोज बॉम्बे से पालघर जा रहे हो ना, तो आपका लाइफ ऑटोमेटिकली 5% बढ़ गया, हाँ, बिकॉज ये वहां का जो ऑक्सीजन आप लेते हो पालघर का यस यस, बिकॉज ऑफ द एयर क्वालिटी पालघर का, आपका 5% आपका लाइफ बढ़ चुका है। लेकिन फिर आते समय वापस मुझे बोला, क्योंकि आप बॉम्बे वापस आ रहे हो, आपका 5% घट गया। So there are things. So I'm saying Palghar ka the level of air quality, the level जहाँ पे वो air quality and everything, life is different वहाँ पे। You are much better वहाँ पे रहने में, और वहाँ का overall life is also really good. It is sometimes हम लोग बहुत बार वहाँ पे जाके 2-3 दिन रह के वापस आते हैं। So it is that kind of environment वहाँ पे. It is much better. दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मिस्टर सुधीर पूछ रहे हैं कि अगर इनकम हमारा 6 लाख नहीं है, सुधीर जी, मैं आपको बताऊं कि इसी के लिए हमने आज ये सेशन लिया है, कि हमारे कई सारे इन्वेस्टर्स हमें पूछ रहे थे कि आपका सिर्फ पालघर में प्रॉपर्टी है या आपका दहिसर, मीरा रोड, नायगांव ये जगह पे भी आने वाला है। तो सुधीर जी, हम क्यों पालघर का पहला आपके सामने लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम पैसे में आपको एक बहुत खूबसूरत चीज मिलने वाली है, और आपका इनकम मेरे ख्याल से मिनिमम क्राइटेरिया आपको पंकज जी बताएंगे। मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख इज अ मिनिमम क्राइटेरिया Yes फॉर, yes. तो 2 लाख 18 लाख तक आपका जो इनकम है। तो अगर 6 लाख भी नहीं है तो मिनिमम इनकम 2 लाख होना चाहिए। सो 2 लाख से 18 लाख तक जिन जिन का इनकम है वो सब लोग आवास योजना में क्वालिफाई होते हैं। आपका शायद मैंने आंसर दिया होगा ये क्वेश्चन का। मिस्टर जोशी ट्वाइस ही हैज आस्क्ड द क्वेश्चन। लास्ट टाइम भी उन्होंने पूछा था, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट रीड दैट। So yes, I am repeating the question. Thank you. I have one flat, but not residing in it. If I sell and transfer the home loan for new flat purchase, for residing in it, it will be a fresh loan. I will be eligible for the Awas Yojana as it is will be the first home for me for residing in. इनका मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ फॉर अपने कई सारे भाइयों के लिए।
यज्ञेश जी पूछ रहे हैं कि मेरा ऑलरेडी एक फ्लैट है, मैं नहीं रह रहा हूँ उसमें, अगर मैं उसको बेच देता हूँ और नया फ्लैट ले लेता हूँ तो मैं आवास योजना के लिए क्वालिफाई होता हूँ क्या? आंसर इज नो, बिकॉज ऑलरेडी उनके नाम से एक फ्लैट आ चुका है। जब इसमें बेसिक क्राइटेरिया यही है कि हमारा जब आधार कार्ड और पैन कार्ड जब जाएगा गवर्नमेंट में, दे हैव ऑल आर रिकॉर्ड्स। तो जैसे मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मैंने उसके अंदर एक बार फ्लैट बताया हुआ है कहीं ना कहीं पूरे और मेरे लाइफ के थ्रू आउट इसमें। तो एक बार अगर मैंने कहीं पे भी फ्लैट बताया हुआ है, फिर चाहे मैं उसको बेच दूं या कैसे भी करूं, एज ऑफ एज ऑन टुडे मेरे नाम से ऑलरेडी एक फ्लैट था और मैं उसी को बेच के दूसरा अगर कर रहा हूँ, तो द चांसेस ऑफ आर एप्लीकेशन गेटिंग रिजेक्टेड आर मोर, बिकॉज इस योजना में सब लोगों को एक अपना खुद का घर बनाने के लिए मौका दिया जा रहा है, खास करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एलआईजी के इसमें। सो दो घर हम पहले वाला बेच के वापस खरीदने जाएंगे या ऐसा कोई भी स्कीम का हम लोग ट्राई करेंगे तो उसमें वो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यज्ञेश जी के लिए मैं और क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर बिकॉज ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं हमारे यहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी एक फ्लैट उनका है पर उनको इंटरेस्ट है लेने के लिए, तो नंबर वन क्वेश्चन, क्या वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू देख सकते हैं? मतलब अगर भले उनको आवास डिस्क्वालीफाई हुआ तो एक इन्वेस्टमेंट की ये वो देख सकते हैं क्या? नंबर सेकंड, क्या वो अपनी मदर के नाम पे, फादर मदर के नाम पे, शायद उनके अगर नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वो देख सकते हैं क्या? यस, यस। तो पहले सेकंड क्वेश्चन का मैं आपका आंसर देता हूँ। द आंसर इज यस, मदर फादर के नाम से भी ले सकते हैं फ्लैट। अगर उनके मदर फादर के नाम से कोई भी पक्का घर नहीं है पूरे इंडिया में, दे आर एप्लीकेबल और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में ज्यादा उनके लिए बेनिफिट है। उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। कि ओके, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जितना एज ज्यादा और जितना अपने आपके एप्लीकेशन में लेडीज मेंबर का नाम रहेगा ना, उतना आपका एप्लीकेशन क्लियर होना उतना जल्दी भी होता है और बेनिफिट अपने को उतना ज्यादा मिलता है। सो ओके। सेकंड क्वेश्चन का आंसर वो था। आपका फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को एक बार वापस अगर रिपीट करेंगे तो। इन्वेस्टमेंट के तौर पे मिस्टर जोशी इसको देख। इन्वेस्टमेंट, यस, डेफिनेटली। मैं बताता हूँ क्यों। हम लोग ने एज एज अ पर्सन मैं अभी आपको बताता हूँ, हम जो कंपनी है अभी साथ में, उसके हिसाब से नहीं बोलता हूँ। मैं पालघर में 2008 से हूँ लगभग लगभग। आई हैव सीन द बेस्ट टाइम, आई हैव सीन द वर्स्ट टाइम। और मैं आपको इतना गारंटी बोल सकता हूँ कि मेरी एक भी प्रॉपर्टी, एक भी मैं बोल रहा हूँ, 1.5 टाइम से नीचे नहीं है ऑन एन एवरेज ऑफ 2.5 years। तो अगर मैं आप लोगों को इतने कॉन्फिडेंटली मेरे खुद के बारे में अगर आपको मैं बता सकता हूँ, तो उसका एक ही रीजन है। आज अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो वसई 10 साल पहले क्या था और आज 10 साल के बाद वसई में क्या है, ये सेम चीज बोल रहा है। वेस्टर्न लाइन में ऐसा एक भी चीज जहाँ पे अपनी लोकल ट्रेन पहुंच रही है, आदमी कम्यूट कर पा रहा है, अगर उसको जॉब पे आना है बॉम्बे में, वो आ रहा है और वापस जा रहा है। तो जो जो कुछ साल पहले विरार और वसई का जो ये था, वही सिनेरियो आज पालघर का है। अगर उस टाइम हम लोग वसई और विरार में शायद अगर इन्वेस्टमेंट कर देते एकदम कम प्राइस पे, तो आज हम लोगों का बहुत गुना बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट। सेम चीज आज पालघर में चल रहा है। हम लोग कोई भी चीज अगर पालघर में या फिर ऐसे कोई भी डेवलपिंग चीज में हाथ डालते हैं ना, वो इसलिए डालते हैं कि उसमें नुकसान होने का चांसेस लगभग लगभग जीरो हो जाता है। आज अगर बॉम्बे का मार्केट पूरा टूट भी जाएगा तो पालघर का मार्केट नहीं टूटता है। रीजन उसका सिर्फ यही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग है और वहां पे प्राइसेस ही इतने कम है। तो आपका परसेंटेज वाइज आप हमेशा बेनिफिट में ही रहते हो, नुकसान होता नहीं है। तो पालघर एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। हमारे प्रोजेक्ट के बारे में अगर स्पेसिफिकली आपको बात करूं तो जो बीच से 2 किलोमीटर पे है, आप कभी भी राउंड मारने के लिए बीच तक पहुंच जाते हैं। आज यहाँ पे अपने जितने भी प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखेंगे बॉम्बे में जो बीच के पास में है, उन लोगों के रेट्स कितने बढ़ चुके हैं। एडिशनली आसपास का एरिया में लगभग 50 बिल्डिंग और आ चुकी हैं और न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स हैव कीप कमिंग। मतलब आज अगर अपना एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो साथ में वहां पे 7 मोर प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन। और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अपना पूरा का पूरा एरिया फ्लरिश होने वाला है आगे के कमिंग टाइम में। सो आज एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आज अपने को बहुत अच्छे रेट में ये चीज मिल जाता है, लेकिन आगे कुछ 2 साल 3 साल के बाद जब तेजी आएगी शायद ये रेट डबल भी हो जाएगा। सो हम लोगों का कैलकुलेशन ऐसा है, हम लोग 4 years में डबल की बात कर रहे हैं टू बी ऑन अ सेफर साइड। लेकिन ये चीज 2 years
3 ईयर में भी हो जाएगा, डिपेंडिंग एज आज के सिनेरियो के हिसाब से बोल रहा हूँ। बाय द वे मैंने पालघर में 1 साल में भी डबल किया है 2010-11 में। सो दीज आर द सिनेरियोज। रियल एस्टेट है, कोई भी कुछ बोल नहीं सकता है। मैं भी आपको जो बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ और पालघर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोल रहा हूँ। नो वन कैन बी दैट 100% श्योर, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए यस, ऑलवेज अ थम्स अप, बिकॉज मैं खुद बहुत करता हूँ वहाँ पे और हम लोगों को एक में भी कभी नुकसान नहीं हुआ है। ओके, पंकज जी, आप अप्रोक्सीमेटली अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए कि 1 BHK है, 2 BHK है और अप्रोक्सीमेटली उसके रेंज क्या है? ओके ओके, तो मैंने जैसे आप लोगों को जब स्टार्ट किया था तभी मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि 1 BHK का कारपेट एरिया लगभग लगभग 402 से 425 का स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है हमारा। सेलेबल एरिया उसके अंदर हम लोग बोले तो 580 से 600 के आसपास में अपना सेलेबल एरिया होता है। सेम चीज 1 RK हम लोगों ने फ्लैट्स भी बनाए हैं, जहाँ पे हम लोगों का एक टारगेट ऑडियंस जो थे ना, वो स्मॉल हाउसेस वाले भी थे जिनका इनकम बहुत कम है, तो उनके लिए 1 रूम किचन बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन हम लोगों ने जो एरिया दिया है ना, वो लगभग लगभग 270 के आसपास का कारपेट एरिया दिया है 1 रूम किचन में भी। तो अपना जो हॉल है, जो किचन है, वो इतना बड़ा है कि एक्चुअल में आपका बेडरूम आपके अंदर इसमें आ सकता है। छोटा सा जो अपना बेड की इसमें अगर बात करें तो हम लोगों का वो पर्सपेक्टिव हमेशा ये रहा था। और हम लोग है ना डिजाइनिंग में बहुत टाइम डालते हैं। हमारे आर्किटेक्ट्स के साथ में हम लोग बैठ के ऐसा डिजाइन करते हैं कि अगर हम लोगों को उसका वॉशिंग मशीन भी, छोटी से छोटी चीज का हम लोग, श्रेया जी, इतना ये कर रहे हैं कि वॉशिंग मशीन का भी एरिया अगर हम लोगों को मालूम है कि इट्स अ नीड, आज के वर्ल्ड में वॉशिंग मशीन रहना ही है, अगर मैं उसका डेजिग्नेटेड जगह नहीं दूं मेरे प्लानिंग के अंदर ही, तो वो कभी भी कहीं पे भी रहेगा, हमारे पैसेज में आता है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। हम लोग उतना तक का प्लानिंग करते हैं। और इस एरिया के अंदर में वो जो 1 रूम किचन मैंने आपको बोला, जो 270 के आसपास का एरिया है, उसका सेलेबल एरिया 583 के आसपास वो भी जा रहा है। सॉरी, उससे वो थोड़ा कम हो जाएगा। और इसका अप्रोक्सीमेटली 17 के आसपास का अपना ये आ रहा है, 17 lakhs में 1 BHK आ रहा है। एंड लगभग लगभग 11-11.5 के आसपास में अपना 1 रूम किचन हो रहा है। दिस इज ऑल इंक्लूसिव, जिसके अंदर इसमें आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, जीएसटी, एवरीथिंग एवरीथिंग। मैं एक ब्लॉक ब्लॉक क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि इस ब्लॉक का इतना आपको लगने वाला है। और इसके अंदर में आपको ये पूरा का पूरा फ्लैट दिया जा रहा है। 1 रूम किचन हो तो वो लगभग 11.5 के आसपास जाएगा। 1 BHK है तो लगभग 17 से 17.5 के आसपास जाएगा। ओके, मैं ये और एक क्वेश्चन लेती हूँ कि अगर चौल में घर है तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना में काउंट होगा क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना में ज्यादा से ज्यादा कितने स्क्वायर फीट ले सकते हैं? मेरे ख्याल ओके, से तो मैं पहले होगा। वाला क्वेश्चन में, हाँ, पहले का क्वेश्चन मैं आंसर करता हूँ। घर घर है। चौल एज ऑफ नाउ हैज बीन आइडेंटिफाई एज अ पक्का हाउस ओनली। तो जो डेफिनेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना में एक पक्का हाउस का रहता है कि अगर इंडिया में कहीं पे भी आपका पक्का हाउस है तो यू आर नॉट एप्लीकेबल। तो ये पक्का हाउस में ही आता है, इसलिए आप एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आपके फैमिली के दूसरे मेंबर्स जो हैं वो लोग एप्लीकेबल हो जाते हैं। जैसे फादर मदर अगर है, उनके नाम से है, तो बच्चा और उनका वाइफ ऑलरेडी एप्लीकेबल है, उनके बच्चे और बहन फॉर दैट मैटर एप्लीकेबल है। तो ये हो सकता है अगर अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स के हिसाब से अगर अपन सोचे तो। अगर मैं दूसरे इसमें आ जाऊं, आपने जो चौल का जो बोला था उसका आंसर मैंने दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपका कंटिन्यूएशन में क्या था, श्रेया जी? प्रधानमंत्री आवास योजना में ज्यादा से ज्यादा कितने स्क्वायर फीट ले सकते हैं घर? ओके, तो इसमें जैसे क्राइटेरिया मैंने बताया आपको, ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है उसमें 30 स्क्वायर मीटर का था, जिसमें आप 320-340 स्क्वायर फीट के आसपास का ईडब्ल्यूएस वाले ले सकते हैं। सेम चीज एलआईजी में यही बढ़ के 60 स्क्वायर मीटर हो जाता है, जो 630-640 स्क्वायर फीट तक चला जाता है। एमआईजी 1 में यही क्राइटेरिया बढ़ के 1200 स्क्वायर फीट हो जाता है, 1200 ये हो जाता है। तो आपका 1200 स्क्वायर फीट, 1250 के स्क्वायर फीट के आसपास आप घर ले सकते हो। और एमआईजी 2 में 1800, मतलब 1800 या 1800 2000 के आसपास का आप पूरा का पूरा एरिया आप उसके अंदर ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर इनकम क्राइटेरिया हाउस होल्ड का, वो स्क्वायर फीट तय किया जाता है। इसका मतलब 300 से लेके 2000 स्क्वायर फीट तक।
आप Yes. प्रधानमंत्री योजना में क्वालिफाई करते हो, डिपेंड्स आपका क्या इनकम और अदर क्राइटेरिया बैठता है। और एक Perfect. क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, मिस्टर गौतम पूछ रहे हैं, माय सन इज अनमैरिड, वी वांट टू बाय अ रीसेल होम, वी बोथ फादर एंड मदर आर हैविंग पेंशन इनकम, दिस इनकम इज काउंटिंग एज अ फैमिली इनकम, अगर पेंशन इनकम फैमिली इनकम में काउंट किया जा सकता है क्या? Yes. Answer is yes. कोई भी इनकम इनको जो आएगा वो फैमिली इनकम में ही काउंट होगा और इनके सन के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लीकेबल है, दे कैन टेक इट। एक्सेलेंट। मैं इसमें और एक ऐड आपको करती हूँ कि अगर आपको कोई कंपनी से पेंशन आता है तो भी काउंट होता है, कोई पेंशन प्लान आपने लिया है और आ रहा है तो भी आपका इनकम काउंट होता है, आपका जो डिविडेंड इनकम आता है वो भी आपका इनकम काउंट होता है, आपको सैलरी आ रहा है तो भी इनकम है, बिजनेस हो रहा है तो भी इनकम है, आपके वाइफ के नाम पे आपने कोई ट्यूशन इनकम दिखा रहा है तो भी इनकम है, कोई भी इन्वेस्टमेंट से एफडी इंक्लूडिंग एफडी आपको कोई भी इनकम आ रहा है वो आपके लिए इनकम काउंट होता है और वो प्रधानमंत्री के लिए डेफिनेटली काउंट होगा। वन मोर क्वेश्चन हैज कम, कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जो प्रधानमंत्री के लिए क्वालिफाई होती है, कोई ऐसे डेजिग्नेटेड प्रॉपर्टी है या हम कोई भी हमारा चॉइस का प्रॉपर्टी लेके उसमें प्रधानमंत्री का लोन ऐड कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के इसमें अगर गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अपन जाके देखेंगे ना तो दे हैव सम डिफाइंड पिन कोड, जैसे पिन कोड जो अपने पूरे इंडिया को ये करके रखा हुआ है उन लोगों ने कि हर जगह का एक पिन कोड दिया हुआ है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी एप्लीकेबल जो रहता है वो कुछ पिन कोड्स के लिए किया हुआ है उन्होंने, नॉट एवरीथिंग इन महाराष्ट्र। जैसे हाँ, अगर हम पूरी महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पे भी जाके अगर हम लोग घर लेने की ट्राई करें तो वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। रिसेंट एग्जांपल खाली बताता हूँ, बोईसर पहले पालघर से जो आगे स्टेशन आता है वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लीकेबल था, बीच में 6 महीने के लिए उस पिन कोड को निकाल दिया गया फॉर सम रीजन और वो प्रधानमंत्री आवास योजना में एप्लीकेबल नहीं था उसके बाद में। और फिर बाद में 6 महीने के बाद ऑन रिकमेंडेशन ऑफ लॉट ऑफ बैंक्स और वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने जो वापस अप्लाई किया था उसकी वजह से उनको वापस ले लिया गया। तो Okay. से भी एप्लीकेबल रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन कौन से गवर्नमेंट ने कौन से एरिया को उसमें एप्लीकेबल किया हुआ है। तो पालघर एज अ तालुका, पूरा का पूरा तालुका इज एप्लीकेबल फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके ओके, आपको कैसे प्रधानमंत्री और बाकी सब अप्लाई करना है लोन, वो हम मिलके डेफिनेटली बात करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट। आपके जो कोई क्वेश्चंस होंगे आप हमें ईमेल कर सकते हो या फोन कर सकते हो। थैंक यू पंकज जी फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच रिया जी, थैंक यू अशोक जी। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड ऑडियंस को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, उन्होंने पेशेंटली काफी शांति से सुना और उनके क्वेश्चन आंसर्स को मुझे, आई होप मैंने सब क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं। अगर कोई भी फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो श्रेया जी आप लेके बाद में मुझे जरूर पूछ सकते हैं, वी विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। थैंक यू। यस यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।